हम राजस्थान स्टेट लेवल एग्जाम के लिए और स्कूल प्रिपरेशन के लिए जो 9 से लेकर 12 तक की हिंदी व्याकरण की बुक है इसको कंप्लीट कर रहे हैं। मैंने पिछले 1 और 2 चैप्टर को निपटा दिया है। जिसने वीडियो नहीं देखी है वो इनके क्लासेस कोटा के चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम चैप्टर नंबर 3 को निपटाएंगे जिसमें शब्द विचार को पढ़ना है। इसके अंदर परिभाषा और प्रकार है, उत्पत्ति के आधार पर पढ़ना है, तत्सम तद्भव देशज विदेशी शब्द को पढ़ना है, फिर रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर हम पढ़ेंगे। शब्द विचार के अंदर जो ख खंड है इसमें विकारी शब्द है। इसके अंदर हमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण को पढ़ना है और अविकारी शब्द में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक को पढ़ना है। मैं आपको एकदम ऑफलाइन मोड की तरह एकदम बुक के माध्यम से पढ़ाऊंगा और आप अपने शानदार नोट्स बढ़ाते जाना। साथ में वीडियो को बिना स्किप किए देखना है, जल्दबाजी में वीडियो नहीं देखनी है ताकि आप अच्छे से सीख पाए। धैर्य से ही चीजें अच्छे से सीखी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। हाँ तो प्यारे साथियों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अध्याय 3 है शब्द विचार क। मैं बता देता हूँ क्या क्या पढ़ना है आपको। इसमें ये वाला पेज पढ़ना है आपको पूरा, फिर आपको ये वाला पेज पढ़ना है। इसके बाद आपको ये चीजें पढ़नी पड़ेगी, तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव मैं बता दूंगा आपको कैसे पढ़ना है इनको। ये पूरे पेज पढ़ने पड़ेंगे, है ना, तब जाके आपका ये कंप्लीट होगा। ये वाला पेज इधर, ये वाला देख लो। बस ये 4-5 पेज पढ़ने हैं आपका जिसमें शब्द विचार का क खंड पूरा हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी ध्वनि व्यवस्था और शब्द रचना एवं वाक्य का निश्चित संरचनात्मक ढांचा एक सुनिश्चित प्रणाली होती है। भाषा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई शब्द है। ध्वनि समूहों की ऐसी रचना जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अब पढ़ते हैं आगे। परिभाषा, एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। तो शब्द किसे कहते हैं? जो एक या एक से अधिक वर्ण होते हैं जो मिल जाते हैं उनको शब्द कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, किसको लूँ मैं? यहाँ पे मैं लेने लिया ये समूह। तो स म ह ये क्या है? वर्ण थे, है ना, और वर्ण को जब मिला लिया तो समूह बन गया। तो ये क्या बन गया? शब्द। अब शब्द के भेद। हिंदी भाषा जहाँ अपनी जननी संस्कृत भाषा के समृद्ध शब्द भंडार से प्राप्त परंपरागत विकास के मार्ग पर बढ़ी, वही इसने अनेक भाषाओं के संपर्क से प्राप्त शब्दों से भी अपने शब्द भंडार में वृद्धि की है। ठीक है, जैसे जैसे हिंदी भाषा प्रचलित होती गई संस्कृत के माध्यम से, तो उसने अपने शब्द भंडार विकसित कर लिए। साथ ही नए भावों, विचारों, व्यापारों की अभिव्यक्ति के लिए आवश्यकता के नए शब्द की रचना भी पूरी उदारता और तत्परता से की गई है। आपको इन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, आगे पढ़ते रहो। इस प्रकार हिंदी की शब्द संपदा न केवल विपुल है बल्कि विविधता पूर्ण भी हो गई है। शब्द की उत्पत्ति, रचना, प्रयोग एवं अर्थ के आधार पर शब्द के भेद किए गए जिनका विस्तृत विवरण इस प्रकार है। उत्पत्ति के आधार पर हिंदी भाषा में संस्कृत, विदेशी भाषाओं, बोलियां और स्थानीय संपर्कों की भाषा के आधार पर निर्मित शब्द शामिल है। अतः उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हिंदी भाषा के शब्दों को निम्नांकित उपभेदों में बांटा गया है। ठीक है, यानी उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द है उनको बांटा गया है तत्सम और तद्भव में। तत्सम और तद्भव में बांटा गया है। तत्सम इसमें स आ रहा है यानी कि ये संस्कृत से है, और इसमें नहीं आ रहा है तो ये हिंदी से है, ये समझ लो। तत्सम का अर्थ है उसके समान, अर्थात किसी भाषा में प्रयुक्त उसकी मूल भाषा के शब्दों को तत्सम कहते हैं। हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है तो ये संस्कृत के समान है। अतः संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में जो के त्यों प्रयुक्त होते हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अट्टालिका, उष्ट, कण, चंद्र, अग्नि, आम्र, गर्दभ, क्षेत्र आदि। ध्यान रख लोगे। आगे देखो। तद्भव, संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तित कर उच्चारण की सुविधा अनुसार प्रयुक्त किया जाने लगा उसे तद्भव कहते हैं, है ना। संस्कृत को जो हिंदी में कन्वर्ट कर दिया वो तद्भव हो गया। अटारी, ऊंट, कान, चांद, आग, आम, आन, गधा, खेत आदि। अब ये कुछ तत्सम शब्द है और तद्भव शब्द है। ये देख लीजिए, तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव, जैसे अकार्य, अकाज। ठीक है, ये सारे पढ़ने हैं आपको वीडियो स्किप करके तरीके से। अगर मैं एक एक को पढ़ाऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फिर ये इधर देखिए, ये देखो सारी सूचियां है तत्सम तद्भव की, तत्सम तद्भव की। आपको ये शांति से बढ़िया पढ़ लेनी है। वीडियो पॉज करके आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो और पढ़ते जाना सब।
अगर मैं पढ़ाने लग जाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। देख लो इन सभी को। नेक्स्ट इधर इन्हीं से क्वेश्चन उठता है तत्सम तद्भव से। बस ये वाले तत्सम तद्भव पढ़ लो जिसमें आपकी बेड़ा पार हो जाएगी। ये एक पेज लास्ट और है। अब आते हैं देशज शब्द। देशज शब्द किसी भाषा में प्रयुक्त ऐसे क्षेत्रीय शब्द जिनके स्रोत का आधार या तो भाषा का व्यवहार हो या उसका कोई पता नहीं हो, देशज शब्द कहलाते हैं। समय, परिस्थिति एवं आवश्यकता अनुसार क्षेत्रीय लोगों द्वारा जो शब्द गढ़ लिए जाते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं, ठीक है। यानी देशी बोलचाल में जो आ जाते हैं देश के वातावरण के हिसाब से, जैसे परात, काज, ढोर, खचाखच, फटाफट, मुक्का आदि। देशज शब्दों के भी इस प्रकार है, भेद है इनके भी। जैसे कि अपनी गणत से बने शब्द, इसमें यह है कि आप अपनी ही इच्छा से कुछ भी बना लेते हो, वो अपनी गणत से बने शब्द हो जाते हैं। जैसे कि उधम, अगोचा, खुरपा, ढोर, लपलपाना, बुद्धू, लोटा, परात, चुटकी, चाट, ठटेरा, खटपट आदि। ये सब आपने अपनी गणत से बनाए हुए हैं, अपने दिमाग से बनाए हुए शब्द है। द्रविड़ भाषा से लिया है शब्द जैसे अनल, कटी, चिकला, ताला, लुंगी, इडली, डोसा आदि। ये द्रविड़ भाषा से है। कोल से संथाल, कोल, संथाल आदि से आए शब्द कपास, कोड़ी, पान, परवल, बाजरा, सरसों आदि। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई कौन सी भाषा से कौन सा शब्द लिया गया है। अब विदेशी भाषा, अंग्रेजी भाषा के शब्द जो प्राय हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। देखो कौन कौन से: अफसर, एजेंट, क्लास, क्लर्क, नर्स, कार, कॉपी, कोट, गार्ड, चेक, टेलर, टीचर, ट्रैक, टैक्सी, स्कूल, पेन, पेपर, बस, रेडियो, रजिस्टर, रेल, रेडीमेड, शर्ट, सूटर, स्वेटर, टिकट आदि। ये सारे के सारे इंग्लिश में प्रयुक्त होते हैं, ये हिंदी में नहीं है। ये जितने भी शब्द है सारे इंग्लिश के हैं, है ना। हॉस्पिटल वगैरह ये सब इंग्लिश के शब्द है, आप इन्हें हिंदी में प्रयुक्त कर लेते हैं। अब है अरबी भाषा के शब्द: अक्ल, अदालत, आज़ाद, इंतजार, इनाम, इलाज, इस्तीफा, कमाल, कब्जा, कानून, कुर्सी, किताब, किस्मत, कबीला, कीमत, जनाब, जालसा, जिला, तहसील, नशा, तारीख, ताकत, तमाशा, दुनिया, दौलत, नतीजा, फ़कीर, फैसला, बहस, मदद, मतलब, लिफाफा, हलवाई, हुक्म, हिम्मत आदि। ये सारे अरबी भाषा के शब्द हैं। आप सोच रहे होंगे कि इन्हें याद कैसे करना है, तो आपको डेली की डेली ये वीडियो या फिर मान लो जो आपने नोट्स बनाए वो देखते रहना है, बस आपको याद हो जाएंगे ऑटोमेटिक। अब है फारसी के शब्द: अखबार, अमरूद, आराम, आवारा, आसमान, आतिशबाजी, आमदनी, कमर, कारीगर, कुश्ती, खजाना, खर्च, खून, गुलाब, गुब्बारा, जानवर, जेब, जगह, जमीन, दवा, जलेबी, जुकाम, तनख्वाह, तबाह, दर्जी, दीवार, नमक, बीमार, नेक, मजदूर, लगाम, शेर, सूखा, सौदागर, सुल्तान, और ये है सुल्फा आदि। ये जो शब्द है फारसी के शब्द है। पुर्तगाली: अचार, अगस्त, आल्पीन, आलू, आया, अनानास, इस्पात, कनस्तर, करबन, कमीज, कमरा, गोभी, बादाम, गमला, चाबी, पीपा, पादरी, पिस्ता, बस्ता, बटन, बाल्टी, पपीता, पतलून, मेज, लबादा, संतरा, साबुन आदि। ये सब पुर्तगाली भाषा से शब्द है। देखो बच्चों, आपको इन शब्दों में मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि नंबर आपको यहीं से उठाने पड़ेंगे। अगर आप इन चीज़ों को याद करके मेहनत कर लेते हो तो आपको आराम से याद हो जाएंगे। मैं एक वीडियो और बनाऊंगा आपके लिए, वो मैजिक मतलब बहुत अच्छे ट्रिक्स सिखाऊंगा मैं आपको कि ये सारी चीज़ें कैसे याद करनी है। पहले एक बार आप लॉन्ग जो ये रास्ता है ये देखो, क्योंकि हर शॉर्टकट चीज़ें आपको मुश्किल की ओर ही ले जाएगी, वो ज़्यादा ज़्यादा
आपको बेनिफिट नहीं देगी, है ना। तो थोड़ा लॉन्ग रास्ता तो देखना ही चाहिए आपको। अभी तुर्की भाषा से आका, उर्दू, काबू, केची, कुर्की, कुली, कलंगी, कालीन, चाक, चिक, चेचक, चुगली, चोगा, चम्मच, तमगा, तमाशा, तोप, बारूद, बावर्ची, बीबी, बेगम, बहादुर, मुगल, लाश, सराय आदि ये सब तुर्की भाषा के शब्द हैं। फ्रेंच फ्रांसीसी से अंग्रेज, काजू, कारतूस, कूपन, टेबुल, मेयर, मार्शल, मीनू, रेस्ट्रा और ये है आपके सूप, ये सब फ्रेंच फ्रांसीसी से है। अब चीनी से चाय, लीची, लोकार्ड, तूफान आदि। डच से तुरूप, चिड़िया, ड्रिल आदि। जर्मनी से नाज़ी, नाजीवात, किंडरगार्टन आदि। तिब्बती से लामा, डांडी। रूसी से जार, सोवियत, रूबल, स्पुतनिक, बुजुर्ग, लूना आदि। यूनानी से एकेडमी, एटम, एटलस, टेलीफोन, बाइबल आदि। संकर शब्द हिंदी में वे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बना लिए गए हैं वो शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। देखो पूछ लिया जाएगा आपसे, जब भी दो भाषाएं मिलाकर एक नई भाषा बनाएगी उसे क्या कहेंगे आप? संकर शब्द कहेंगे। जैसे वर्षगांठ में वर्ष संस्कृत का है और गांठ हिंदी का है तो वर्षगांठ बन गया। उद्योगपति में उद्योग संस्कृत का है और पति हिंदी का है तो उद्योगपति बन गया। रेल यात्री में रेल अंग्रेजी का है, यात्री संस्कृत का है तो रेल यात्री बन गया। टिकट घर में टिकट अंग्रेजी का है, घर हिंदी का है तो टिकट घर बन गया। नेक नियत में नेक फारसी का है और नियत अरबी का है तो आपके नेक नियत बन गया। जांच करता में जांच फारसी का है और करता हिंदी का है। बेढंगा में बे फारसी का है और ढंगा हिंदी का है, बेढंगा बन गया। और बेआब में बे फारसी का है और आब अरबी का है, बेआब बन गया। ये आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है कुछ शब्द और है अभी, जैसे कि यहाँ पे है सजा प्राप्त। सजा फारसी का है, प्राप्ति हिंदी का है, सजा प्राप्त हो गया। उड़न तस्करी, उड़न हिंदी का है, तस्करी फारसी का है, उड़न तस्करी हो गया। बेकायदा, बे फारसी का है, कायदा अरबी का है, बेकायदा हो गया। बम वर्षा, बम अंग्रेजी का है और वर्षा हिंदी का है, बम वर्षा हो गया। अब पढ़ेंगे हम रचना के आधार पर। रचना के आधार पर तीन तरह में बांटा गया है इनको, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को रचना या बनावट कहते हैं और रचना की प्रक्रिया के आधार पर शब्दों के 3 भेद किए जाते हैं। ठीक है, कितने भेद किए जाते हैं? 3। रूढ़ शब्द में क्या होता है, ये शब्द अन्य अर्थ नहीं देते हैं, एकदम सेम रहते हैं। जैसे कि समझो यहाँ पे वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हैं रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यानी कि जब वो बहुत सालों से उसी शब्द में आते हैं तो ये फेमस हो जाते हैं और ये रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों में अर्थ की एक ही इकाई होती है। इन शब्दों की निर्माण प्रक्रिया भी ज्ञात नहीं होती और इनका कोई अन्य अर्थ भी नहीं होता। जैसे दूध, गाय, रोटी, दीपक, पेड़, पत्थर, देवता, आकाश, मेंढक, स्त्री आदि। ये सारे के सारे सेम ही मतलब कि रूढ़ ही शब्द है। ठीक है, अब आप पर्यायवाची मत लेना और उनका अर्थ निकालने लग जाओ, नहीं, ये रूढ़ शब्द कहलाएंगे क्योंकि ये एक ही अर्थ देते हैं, इनका अन्य अर्थ नहीं निकलता। चलो अब है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द देखो आपको पता है कि 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहले पढ़ लेते हैं, वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से बने हैं उन शब्दों का अपना पृथक अर्थ भी होता है। लेकिन ये 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं और इनका एक अलग अर्थ भी होता है। ठीक है, किंतु मिलकर संयुक्त अर्थ का बोध कराते हैं। लेकिन ये जब मिल जाते हैं तो इनका एक अलग अर्थ निकलता है और जब 2 शब्द होते हैं उनके अलग अलग तो अर्थ रहते ही है। जैसे कि उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्या और लय, जैसे विद्या और आलय। विद्या आप जानते ही हो, विद्या और आलय आप जानते हो, रखने का स्थान, तो विद्यालय एक अलग चीज़ होगी। ठीक है, प्रेम सागर, प्रेम आप जानते ही हो, सागर आप जानते ही हो, तो दोनों को मिलकर प्रेम सागर हो गया। प्रति मतलब हर रोज, दिन तो दिन जानते ही हो और प्रति रोज। ठीक है, ये एक अलग अर्थ हो गया। दूध वाला, राष्ट्रपति और महर्षि, महाऋषि, ये आपके यौगिक शब्द हो गए। योग रूढ़ शब्द, वे यौगिक शब्द जिनका निर्माण पृथक पृथक अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है किंतु वे आपस में मिलकर अपनी किसी विशेष अर्थ का ही प्रतिपादन करने के लिए रूढ़ हो गए हो, ऐसे शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। देखो योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जिनका निर्माण पृथक पृथक अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है
किंतु आपस में मिलकर किसी एक विशेष अर्थ का प्रतिपादन करते हैं, वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कि पिता और अंबर, तो पित्त क्या है पीला और अंबर क्या है वस्त्र, तो पीतांबर। तो देखो पीतांबर एक अलग अर्थ हो गया और पित्त मतलब पीला था और अंबर यानी वस्त्र, तो इनके योग से बना है, किंतु अपने मूल अर्थ से इतर शब्द का अर्थ है विष्णु। पीतांबर मतलब क्या हो गया विष्णु, जो कि पित्त मतलब पीला और वस्त्र मतलब अंबर, तो पूरा ही अर्थ चेंज हो गया। इसी प्रकार दशानन है, गजानन है, जलज, लंबोदर, त्रिनेत्र, चतुर्भुज, घनश्याम, रजनीचर, मुरारी, चक्रधर, षडानन आदि शब्द योग रूढ़ शब्द हैं। अब ग पढ़ेंगे हम प्रयोग के आधार पर। ठीक है, हमने उत्पत्ति के आधार पर पढ़ लिए, रचना के आधार पर पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे योग रूढ़ के आधार पर। प्रयोग एवं रूप परिवर्तन के आधार पर हिंदी में शब्दों के दो भेद किए जाते हैं। प्रयोग और रूप परिवर्तन के आधार पर दो भेद, कैसे? विकारी और अविकारी शब्द। विकारी वे शब्द जिनका लिंग, वचन, पुरुष, कारक एवं काल के अनुसार रूप परिवर्तित हो जाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। और विकारी शब्दों में समस्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया शब्द आते हैं और इनका विस्तृत विवरण अलग अध्याय में किया जाएगा। अभी हम आगे देखेंगे इनको, जिसमें बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन आप ये ध्यान रख लो कि विकारी शब्द क्या होते हैं, जो जिनका लिंग, वचन, पुरुष, कारक काल के अनुसार परिवर्तित हो जाता है, और अविकारी में इनका परिवर्तन नहीं होता। वे शब्द जिनका लिंग, वचन, पुरुष, कारक काल के अनुसार रूप में परिवर्तन नहीं होता, अविकारी या अवयव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अविकारी और अवयव शब्द एक ही है। जिनका लिंग, वचन, पुरुष, कारक काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होता रूप में, वे अविकारी शब्द या अवयव शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों का रूप सदैव वही बना रहता है, इसलिए इन्हें अवयव कहा जाता है। ठीक है, अवयव क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये चेंज नहीं होते। अविकारी शब्दों में क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक आदि अवयव शब्द आते हैं। अब हमने ग के आधार पर पढ़ लिए, दो प्रकार के थे, विकारी और अविकारी। इससे पहले रचना के आधार पढ़े तीन प्रकार के, रूढ़, यौगिक रूढ़ और आपके योग रूढ़। अब पढ़ेंगे हम अविकारी। इसमें अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्दों को निम्नलिखित भेद किए जाते हैं, जैसे एकार्थिक और अनेकार्थिक। एकार्थिक शब्द में जिन शब्दों का एक ही अर्थ में होता है प्रयोग, उन्हें एकार्थिक शब्द कहते हैं, जैसे कि दिन, धूप, लड़का, पहाड़, नदी आदि, इनका एक ही शब्द में प्रयोग होता है। नेक्स्ट है अनेकार्थिक शब्द, जिन शब्दों के अर्थ में एक से अधिक होते हैं, उन्हें अनेकार्थिक शब्द कहते हैं। इनका प्रयोग अलग अलग अर्थ में प्रसंगानुसार किया जाता है, जैसे अज, अमृत, कर, सारंग और आपके हरि आदि, ये सब अनेकार्थ देते हैं, यानी कि बहुत सारे अर्थ देते हैं। ठीक है, अज, बकरी, अमृत वगैरह बहुत सारे अर्थ देते हैं। ये पर्यायवाची शब्द आप जानते ही हो, पर्यायवाची तो वे शब्द जिनका अर्थ समान होता है, अर्थात किसी शब्द के समान अर्थ की प्रतीत कराने वाले अर्थ की दृष्टि से लगभग समानता रखने वाले शब्द पर्यायवाची कहलाता है। जैसे अमृत, पीयूष, सुधा, अमेय, सोम आदि शब्द अमृत के समानार्थी है, अतः ये शब्द अमृत पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो कितने पढ़े अपन ने? अभी तो एक और है, यहाँ पे दो हो रहे, 3, 4, अच्छा 5, 6, 7, 8, लगभग 9 प्रकार बताए गए हैं इसमें। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। चलो, अब है विलोम शब्द, जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, विलोम शब्द कहलाते हैं। सम उच्चरित शब्द या युग्म शब्द, ऐसे शब्द जिनका चरण समान सा प्रतीत होता है, अर्थ पूर्णतः भिन्न होता है। समानार्थी प्रतीत होने वाले शब्द भिन्नार्थक शब्द अथवा युग्म शब्द कहते हैं। जैसे आदि और आदि, एक आदि अनंत है और एक आदि प्रारंभ है। एक आदि का अर्थ प्रारंभ है और किंतु आदि का अर्थ है अगाधत होने वाला अथवा लत होना। इस प्रकार उच्चारण समान सा प्रतीत होते हुए भी अर्थ भिन्न है। अब है शब्द समूह के लिए एक शब्द। जब किसी वाक्यांश समूह का तात्पर्य एक शब्द द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है अथवा एक शब्द में उस वाक्यांश का अर्थ निहित हो, उसे शब्द समूह कहते हैं। एक शब्द कहते हैं जहाँ जाना संभव न हो, अगम्य, जो अपनी बात से टले नहीं, वो अटल कहलाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। जिन शब्दों का प्रयोग आप
वन वर्ड के रूप में करते हो वो आपके शब्द समूह है। ठीक है, यानी कि लंबी बात को एक शब्द में कह देना, जहाँ जाना संभव न हो अगम में। अब है समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द। ऐसे शब्द जो प्रथम दृष्टया रचना की दृष्टि समान प्रतीत होते हैं, अर्थ की दृष्टि से भी बहुत समीप होते हैं, किंतु उनके अर्थ में बहुत सूक्ष्म अंतर होता है, अलग संदर्भ में ही जिनका प्रयोग संभव है। जैसे ठीक है, इनमें सूक्ष्म अंतर पाया जाता है, लेकिन अंतर होता है। अस्त्र, फेंक कर वार किए जाने वाला हथियार जैसे तीर, भाला आदि अस्त्र कहलाएगा। और शस्त्र, जिन हथियारों का प्रयोग हाथ में रखकर किया जाता है जैसे तलवार, लाठी, चाकू, ये आपके शस्त्र कहलाएंगे। ठीक है, देखो कितना सूक्ष्म अंतर है। तो ये समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द है। अब ये समूहवाची, जानते होंगे आप, ऐसे शब्द जो एक समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, सामूहिक वस्तुओं का अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें समूहवाचक शब्द कहते हैं। जैसे गट्ठर, लकड़ी या पुस्तकों का समूह क्या कहलाएगा? गट्ठर। गुच्छा, चाबियों अंगूर का समूह क्या कहलाएगा? गुच्छा। गिरोह, माफिया और चोर डाकुओं का समूह क्या कहलाएगा? गिरोह। रेवड़ क्या कहलाता है? भेड़, बकरी या पशुओं का समूह रेवड़ कहलाता है। इसी प्रकार झुंड, टुकड़ी, पंक्ति, माला आदि शब्द है जो क्या कहलाएंगे? आपके समूह शब्द कहलाएंगे। अब है आपके ध्वन्यार्थक शब्द। ऐसे शब्द जिनका अर्थ ध्वनि पर आधारित हो उन्हें ध्वन्यार्थक शब्द कहते हैं। इनको निम्नांकित उपभेदों में बांट सकते हैं। ठीक है, ध्वन्यार्थक में क्या होता है? ध्वनि पर आधारित शब्द होते हैं, कुछ बांटे गए इनको। जैसे कि पशुओं की बोलियां, इसके आधार पर तो दहाड़ना, भौंकना, शेर दहाड़ेगा, कुत्ता भौंकेगा, हिनहाना, घोड़ा हिनहिनाएगा, चिंगाड़ना, हाथी चिंगाड़ेगा, मिमियाना, भेड़ बकरी मिमियाएगी, रंबाना, गाय रंबाएगी, फुफकारना, सांप फुफकारेगा, टर्राना, मेंढक, और आपके गुराना, चीता एवं म्याऊं, बिल्ली आदि। ये सारे ही है पशुओं की बोलियां। अब है पक्षियों की बोलियां। ये पशुओं की थी, ये पक्षियों की है। चचाना चिड़िया, पीऊ पीऊ पपिया, काऊ काऊ कौआ, गुटर गू कबूतर बोलता है, कुकड़कू मुर्गा बोलता है, कुहू कना कोयल बोलती है। जड़ पदार्थों की ध्वनियाँ, कड़कना बिजली है ना, खटखटाना दरवाजा, चुक चुक रेलगाड़ी, गरजना बादल, खनखनाना सिक्के आदि। तो हमने इसी के साथ पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। प्यारे बच्चों, ये जो है अभी शब्द विचार का क खंड है। ठीक है, अभी आपको ख खंड और पढ़ना है, ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊंगा। और ये आपके अभ्यास प्रश्न है, इनका उत्तर आप सही से मतलब प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, इनका उत्तर खुद ही आप प्रैक्टिस कर लेना, अपने साथ मत खेलना और प्रैक्टिस पूरी कर लेना। ये मैंने आपको प्रश्न भी बता दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।